प्रिय छात्रों, कल से हम लोग शुरू कर दिए हैं टिश्यू, और टिश्यू में प्लांट टिश्यू कल हम लोग पूरा कर चुके। अब प्लांट टिश्यू के बाद आज शुरू होगा एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू का मतलब क्या है? जंतु ऊतक। एनिमल टिश्यू, एनिमल टिश्यू को लिखते हैं जंतु ऊतक। ऊतक के बारे में बतलाए थे कि कोशिकाओं के वैसे समूह जिसकी उत्पत्ति, कार्य और रचना समान हो कहलाता है ऊतक। याद होगा। और ऊतक में दो पार्ट, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू के बारे में पूरा जानकारी हम लोग कल ले चुके थे, और आज एनिमल टिश्यू के बारे में डिटेल करेंगे। एनिमल टिश्यू का मतलब क्या है? कि वैसे ऊतक जो जंतुओं में पाए जाए उसको कहेंगे एनिमल टिश्यू। तो एनिमल टिश्यू को हम लोग बांटते हैं मुख्य रूप से चार भाग में। पहला है एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू हिंदी में यही लिखता है, एपिथेलियम ऊतक लिखेंगे। एपिथेलियम, एपिथेलियम ऊतक एक हो गया एपिथेलियल टिश्यू। दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू हिंदी में कहते हैं संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक हो गया। और तीसरा लिखते हैं मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू इसको कहते हैं पेशी ऊतक। चौथा नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू को तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक। तो इस तरह से एनिमल टिश्यू मुख्यतः चार प्रकार के हुए: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। अब चारों पार्ट में हम एक एक करके दिखाते जाएंगे। पहले देखेंगे हम लोग एपिथेलियल टिश्यू। टिश्यू से भी क्वेश्चन अच्छा पूछता है, जैसे सेल से, टिश्यू से, फिर सिस्टम है, सिस्टम से पूछेगा। मिला जुला के बायोलॉजी से अच्छा क्वेश्चन रहता है, उसके बाद फिजिक्स, उसके बाद केमिस्ट्री। अब इसी ढंग से हम लोग शुरू करेंगे। ऊतक खत्म होगा तो हम लोग फिजिक्स का एक चैप्टर करेंट करेंगे। करेंट से भी न्यूमेरिकल अच्छा रहता है, उससे थ्योरी से भी क्वेश्चन अच्छा रहता है। एक चैप्टर फिजिक्स का हो जाएगा तो एक बायोलॉजी केमिस्ट्री से उठा लेंगे। केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आवर्त सारणी, पीरियोडिक टेबल है। पीरियोडिक टेबल से खूब क्वेश्चन पूछता है, तो वहाँ पहले उठा लेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसको पहले हम लोग कर लेंगे। बाद में टाइम बचेगा तो अन्य चैप्टर देखा जाएगा। और ये पर डे जाएगा, जब तक एग्जाम ना दे जाए होगा तब तक पूरा चैप्टर और इसके साथ साथ टेस्ट हमेशा जाते रहेगा। तो अब हम एपिथेलियल टिश्यू के बारे में देखेंगे एक एक करके। पहला है एपिथेलियल टिश्यू। पहला एपिथेलियल टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यू कैसा रहता है? तो ये चपटा रहता है। चपटा माने फ्लैट, इस तरह का ये फ्लैट रहता है, चपटा रहता है। ये अंगों के बाहरी सरफेस, बाहरी सतह पर पाया जाता है। जैसे त्वचा है तो त्वचा के बाहरी सतह में कौन सा टिश्यू होता है? एपिथेलियल टिश्यू होता है। और शरीर के आंतरिक भागों के अंदर वाला लेयर, जैसे माने ब्लड वेसल है तो ब्लड वेसल के अंदर वाला पार्ट, एल्वियोलाई है जो फेफड़ा में पाया जाता है, उसका अंदर वाला पार्ट, मुख गुहा में अंदर वाला पार्ट एपिथेलियल टिश्यू का बना होता है। तो एपिथेलियल टिश्यू को भी हम लोग कई भागों में बांटेंगे। तो इनके एपिथेलियल टिश्यू निम्न प्रकार के होते हैं। कौन कौन प्रकार होते हैं वो देखते जाएंगे एक एक करके। तो एपिथेलियल टिश्यू में पहला हम लोग देखते हैं सल्कीय एपिथेलियम ऊतक, हिंदी में कहते हैं इसको, इंग्लिश में स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। पहला स्क्वामस, स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू।
स्क्वामस इपिथेलियल टिश्यू, सल्की एपिथेलियम ऊतक, हिंदी में सल्की एपिथेलियम, एपिथेलियम ऊतक। एक एक करके दिखाते जाएंगे। पहले जान लीजिए स्क्वामस इपिथेलियल टिश्यू, यह चपटा होता है बनावट में और इसमें केंद्रक रहता है और यह शरीर के बाहरी भाग पर त्वचा हुआ, त्वचा में पाया जाएगा। ये आपको मुख गुहा में, जीवा में, जीवा यानी कि टंग में पाया जाता है, ब्लड वेसल में पाया जाता है। तो ये रहता है स्क्वामस इपिथेलियल टिश्यू। पूछेगा कि जीभ में किस प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं, इस तरह का क्वेश्चन रहता है, जीभ में किस प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं, तो स्क्वामस इपिथेलियल टिश्यू। मान के ग्रुप डी वगैरह में पूछेगा तो ग्रुप डी में तो सीधे क्या है कि ऊतक क्या है ना, ऊतक किसको कहते हैं, ऊतक का खोजकर्ता कौन है, इस तरह से पूछेगा। लेकिन एनटीपीसी में या इसे ऊंचे परीक्षाओं में पूछा जाएगा इसके अंदर से। अब पूछा जाएगा कि एपिथेलियल टिश्यू किस में पाया जाता है, तो एपिथेलियल टिश्यू हो गया कहाँ कहाँ, मुख गुहा, जीभ है, आहार नाल, ब्लड वेसल्स, एल्वियोलाई इत्यादि स्थानों में स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है। स्क्वामस माने सल्की, सल्की माने सल्क जैसा, सल्क इस तरह का, ऐसा रचना को कहते हैं सल्क। दूसरा नंबर, दूसरा है कोलुमनर एपिथेलियल टिश्यू। एक नंबर हो गया स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू, किसका, एपिथेलियल टिश्यू का एक पार्ट हो गया, एक नंबर स्क्वामस। आप दूसरा नंबर देखते हैं कोलुमनर एपिथेलियल टिश्यू, कोलुमनर, कोलुमनर एपिथेलियल, एपिथेलियल टिश्यू, कोलुमनर एपिथेलियल टिश्यू, इसको कहते हैं स्तंभाकार एपिथेलियल ऊतक, स्तंभाकार, स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक। तो स्तंभाकार नाम से पता चल गया होगा कि स्तंभाकार का स्तंभ जैसा माने कॉलम जैसा इस तरह का। तो ये टिश्यू इस टाइप का रहता है कि कोलुमनर रहता है और इसमें केंद्रक है और इसके ऊपर में माइक्रोबिलाई होता है या कहिए बिलाई, बिलाई होता है। बिलाई अंगुली जैसी रचना होती है जो अवशोषण का काम करेगा। तो एक चीज बतलाते हैं कि भोजन जो हम लोग करते हैं उसका अवशोषण कहाँ होता है, तो इंटेस्टाइन में। तो ये पाया जाएगा कहाँ, इंटेस्टाइन में। तो इसका काम क्या है कि भोजन का अवशोषण करना और कुछ सेक्रेशन का भी कार्य करता है। तो ये कहाँ पाया जाएगा, आहार नाल में। अब आहार नाल में कहाँ, तो छोटी आंत में जहाँ भोजन का अवशोषण हो। एक दूसरा कार्य इसका है कि यह अंदर से अंग को अंदर से सपोर्ट देगा, सपोर्ट माने सहारा देने का भी काम करेगा। तो ये रहा कोलुमनर एपिथेलियल टिश्यू। तो हम एपिथेलियल टिश्यू में पहला क्या देखे, स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू जो बाह्य त्वचा में, ब्लड वेसल्स में, एल्वियोलाई में, जीभ में इत्यादि जगहों में पाया जाता है। दूसरा दिखा है कोलुमनर एपिथेलियल टिश्यू जो छोटी आंत में पाया जाता है। इसका काम है भोजन का अवशोषण करना और दूसरा सपोर्ट देना। दो पार्ट। तीसरा है क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू का तीसरा पार्ट क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। क्यूबॉइडल घनाकार, क्यूब मैंने क्या होता है घन, तो घनाकार एपिथेलियम ऊतक, हिंदी में इसको कहेंगे घनाकार एपिथेलियम ऊतक। घनाकार एपिथेलियम ऊतक। तो इसका बनावट कैसा होगा, तो घन के आकार का होगा, इस तरह का इसका आकार होगा। किसका पार्ट दिखा रहे हैं अभी, एपिथेलियल टिश्यू का। तीसरा नंबर दिया एपिथेलियल टिश्यू में कौन, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। ये घन के आकार का होगा और ये पाया जाएगा
स्वेट ग्लैंड में, स्वेट ग्लैंड में पसीना ग्रंथि, सैलिवरी ग्लैंड में, सैलिवरी ग्लैंड मतलब लार ग्रंथि में, श्वेत ग्रंथि, लार ग्रंथि और यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल या कहिए ब्रिक नलिका में। तो ये पाया जाएगा कहाँ कहाँ, स्वेट ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड और यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल यानी मूत्र नलिका में। इसका काम क्या है, सेक्रेशन का। पूछेगा कि क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू का काम क्या है, तो सेक्रेशन, सेक्रेशन में श्रवण करना मतलब निकालना, बनाना। तो स्वेट ग्लैंड पसीना का निर्माण यहाँ होता है, सैलिवरी ग्लैंड लार का निर्माण होता है, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल यूरिन के निकालने में हेल्प करेगा। तो इस तरह से घनाकार एपिथेलियल ऊतक का फंक्शन देखे कहाँ पाया जाता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है पाया जाना में कि क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू कहाँ पाया जाता है। दे देगा इंटेस्टाइन में, स्वेट ग्लैंड में, बोन में ना, 4 चॉइस। तो इसमें जो सही है आंसर लगाएंगे। तो क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू तीसरा नंबर हो गया। और 4 नंबर, 4 में है सिलिएटेड एपिथेलियल ऊतक, सिलिएटेड, सिलिएटेड एपिथेलियल क्या नंबर हुआ, 4, सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू, सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू हिंदी में यही लिखेंगे, सिलिएटेड एपिथेलियम ऊतक, सिलिएटेड एपिथेलियम, एपिथेलियम ऊतक। देखिए ये भी कोलुमनर एपिथेलियल टिश्यू जैसा है, ध्यान देंगे। ये कोलुमनर हो गया स्तंभाकार, लेकिन इस पर सिलिया जैसा रचना पाया जाता है, सिलिया पाया जाता है। सिलिया एक प्रचलन अंग होता है, पतला पतला हेयर लाइक रचना होता है। और ये पाया जाता है यूट्रस में, जो गर्भाशय कहते हैं, ओविडक्ट अंडवाहिनी में पाया जाता है, या श्वास नलिका में पाया जाता है। कहाँ कहाँ, ट्रैकिया में, श्वास नली, श्वास नली। इसका काम है कि श्वास नली में म्यूकस वगैरह जमा हो गया, लस्सा सा पदार्थ होता है म्यूकस, उसको हटाने का काम करेगा। ओविडक्ट में पाया जाएगा अंडवाहिनी में। पूछा कि अंडवाहिनी में कौन सा ऊतक पाया जाता है, तो सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू, अंडवाहिनी इंग्लिश में ओविडक्ट। और गर्भाशय, गर्भाशय को लिखते हैं यूट्रस में, श्वास नली, ट्रैकिया। तो कहाँ कहाँ पाया जाता है, श्वास नली, अंडवाहिनी, गर्भाशय में कौन, सिलिएटेड एपिथेलियल ऊतक। तो सिलिएटेड एपिथेलियल ऊतक का में हम 4 पार्ट दिखाए, स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू, कोलुमनर एपिथेलियल टिश्यू, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू और सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। चारों के बारे में हम लोग जान गए कि कहाँ पाया जाता है और क्या क्या इसका फंक्शन है। फंक्शन से भी क्वेश्चन उठाता है। सबसे इंपॉर्टेंट इसका होता है लोकेशन, कि ये टिश्यू कहाँ पाया जाता है, सिलिएटेड कहाँ पाया जाएगा या कोलुमनर कहाँ पाया जाएगा, इस तरह का। तो अभी हम दिखा रहे थे एपिथेलियल टिश्यू, एनिमल टिश्यू में पहला हम दिखाए एपिथेलियल, और उसका हम 4 पार्ट भी दिखाए। और अब देखते हैं एपिथेलियल टिश्यू के बाद दूसरा कनेक्टिव टिश्यू, माने संयोजी ऊतक। 2 नंबर में हो जाएगा संयोजी ऊतक। इसको कहते हैं कनेक्टिव कनेक्टिव टिश्यू। देखिए संयोजी, संयोजी का माने क्या होता है, जोड़ना। इंग्लिश में देखिए कनेक्शन, कनेक्शन माने होता है जोड़। तो यह 2 अंगों को आपस में जोड़ता है या 2 ऊतक को आपस में जोड़ता है। तो शरीर के 2 अंग को या 2 ऊतक को जोड़ने वाला जो टिश्यू होगा वो कहलाएगा संयोजी ऊतक या कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टर का मतलब होता है जोड़ होता है, तो कनेक्टर से हो गया कनेक्शन, कनेक्टिव। तो संयोजी ऊतक में अब देखेंगे, संयोजी ऊतक भी मुख्य रूप से 3 पार्ट में बटा हुआ है। एक का नाम है
कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, एक हो गया कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। दूसरा नंबर है स्केलेटल टिश्यू, स्केलेटल टिश्यू कंकाल ऊतक, इसको कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर ही लिखते हैं, संयोजी ऊतक प्रॉपर लिखते हैं हिंदी में भी। इसका हो गया स्केलेटल टिश्यू माने कंकाल ऊतक, कंकाल ऊतक। तीसरा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, इसको हिंदी में कहते हैं तरल संयोजी ऊतक, तरल संयोजी ऊतक। फिर सुन लीजिए कि संयोजी ऊतक में क्या कहे कि इसका काम है दो अंकों या दो ऊतक को आपस में जोड़ना। इसको भी हम लोग तीन पार्ट में बांटते हैं। पहला हो गया कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, दूसरा स्केलेटल टिश्यू और तीसरा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अब तीनों के बारे में एक एक करके देखेंगे। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, पहला लिखें कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। तो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर को भी हम लोग पर बांटेंगे कई पार्ट में। जैसे पहला है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एबीसी कर देते हैं। ए में हो गया एरियोलर, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ये त्वचा को पेशी के साथ या पेशी को पेशी के साथ लूजली बॉन्ड करता है ना, कहिए लूजली बांधता है। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, इसमें गैप होता है। और एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में कई प्रकार के सेल्स और फाइबर होते हैं। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर के रूप में होता है व्हाइट फाइबर और येलो फाइबर। व्हाइट फाइबर और येलो फाइबर दो तरह का रेशा हुआ। रेशा में कौन सा हो जाएगा, इसमें व्हाइट फाइबर माने श्वेत तंतु, व्हाइट फाइबर, और येलो फाइबर, ये दो तरह का रेशा है। लिगामेंट टेंडन के निर्माण में मदद करता है। व्हाइट फाइबर कोलेजन नामक प्रोटीन का बना होता है और येलो फाइबर इलास्टिन नामक प्रोटीन का बना होता है, जो आगे हम दिखाएंगे। एक हो गया रेशा और दूसरा देखिए इसमें बहुत सारे के सेल भी पाए जाते हैं, बहुत टाइप के सेल पाए जाते हैं। जैसे पहला फाइब्रोब्लास्ट सेल, फाइब्रोब्लास्ट सेल। तो देखिए फाइब्रो माने फाइबर, तो यानी कि ये फाइबर माने रेशा जैसा रचना बनाता है, जैसा भी दिखाया व्हाइट फाइबर, येलो फाइबर, तो उसका निर्माण करता है कौन, फाइब्रोब्लास्ट सेल। हिंदी में यही लिखते हैं फाइब्रोब्लास्ट सेल या कोशिका, फाइब्रो ऐसे लिखते हैं, फाइब्रोब्लास्ट ऊतक, फाइब्रोब्लास्ट सेल देखे। दूसरा नंबर देखते हैं हिस्टोसाइट्स। एक सेल देखे कौन सा, फाइब्रोब्लास्ट सेल, किसमें, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में। दूसरा देखते हैं हिस्टोसाइट्स, दो नंबर हिस्टोसाइट सेल है, हिस्टोसाइट्स, हिस्टोसाइट्स, हिस्टोसाइट्स। तो यह एक प्रकार का सेल है जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में पाया जाता है और यह जीवाणुओं का भक्षण करता है, माने जीवाणुओं को नष्ट करता है, तो इसका नाम है हिस्टोसाइट्स। तीसरा है प्लाज्मा सेल्स। ये सब जितने सेल दिखा रहे हैं सब एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में पाए जाते हैं। प्लाज्मा सेल्स, प्लाज्मा सेल्स, इसका काम है एंटीबॉडीज का निर्माण करना। एंटीबॉडीज माने रोग प्रतिरक्षी पदार्थ, माने रोग से छुटकारा दिलाने वाला पदार्थ,
कहलाता है एंटीबॉडीज। अब एंटीबॉडीज का निर्माण करता है प्लाज्मा सेल। अगला देखते हैं मास्ट सेल, 4 नंबर मास्ट सेल्स। तो ये मास्ट सेल कुछ पदार्थ स्रावित करता है, जैसे हिस्टामिन। तो इसका काम है, हिस्टामिन एक तरह का प्रोटीन हुआ, हिस्टामिन कौन निकालता है? मास्ट सेल। हिस्टामिन एक पदार्थ होता है जो ब्लड वेसल्स को चौड़ा करता है, रक्त वाहिनी को चौड़ा करने का काम है हिस्टामिन का। और एक होता है सीरोटोनिन, सीरोटोनिन इसका काम है ब्लड वेसल में संकुचन लाना, ब्लड वेसल को संकुचित करेगा, वो है सीरोटोनिन। और तीसरा हिपैरिन, तीसरा है हिपैरिन। हिपैरिन एक एंटीकोगुलेंट पदार्थ है। यह सीरोटोनिन भी प्रोटीन है, हिस्टामिन प्रोटीन है, और हिपैरिन एक पॉलीसेकेराइड है, और जो एंटीकोगुलेंट होता है यानी कि रक्त को जमने से रोकेगा। जैसे ब्लड वेसल्स में रक्त है, तो ब्लड वेसल्स में रक्त नहीं जमे, इसके लिए एक पदार्थ आता है हिपैरिन। हिपैरिन रक्त को जमने नहीं देगा, न रक्त को नहीं जमने देगा, इसके लिए एक टर्म हम लोग लिखते हैं एंटीकोगुलेंट। तो हिपैरिन का भी निर्माण कहाँ होता है? तो मास्ट सेल में होता है। तो इस तरह से मास्ट सेल के भी आप महत्वपूर्ण कार्य देखें, और ये देता है कि हिस्टामिन कहाँ से स्रावित होता है? तो मास्ट सेल से। हिस्टामिन का काम क्या है ना, तो तोड़ तोड़ के बहुत सारा क्वेश्चन इसमें निकलेगा, और उत्तक लास्ट करेगा तो वहाँ हम 30 से 40 क्वेश्चन तक आपको बोर्ड पर लिखाएंगे और समझाएंगे भी। क्वेश्चन बहुत मायने रखेगा। सेल का भी क्वेश्चन दिए हैं 30 क्वेश्चन, वो भी आप देखेंगे, क्वेश्चन बहुत बढ़िया बढ़िया है। टिश्यू का भी क्वेश्चन देंगे, उसको भी आपको देखते जाना है। तो जो भी कुछ पढ़ेंगे हम लोग चैप्टर, उसका क्वेश्चन देखना मस्ट होता है, क्वेश्चन ही आपको परफेक्ट बनाएगा। तो यह था एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। किसका पार्ट था? कनेक्टिव टिश्यू प्रोपर में। तो कनेक्टिव टिश्यू प्रोपर में हो गया एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। और दूसरा कनेक्टिव टिश्यू प्रोपर में ही दूसरा है एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू किसका पार्ट? कनेक्टिव टिश्यू प्रोपर में ही। पहला आपको दिखाए एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू और दूसरा एडिपोज टिश्यू। तो यह इसमें रहता है वसा संचय, संचित, यानी वसा का संचय करने वाला टिश्यू है एडिपोज टिश्यू। जब बच्चा में, जो बच्चा न्यूली बॉर्न होता है, मतलब कि नवजात जो शिशु होता है, तो उसमें रहता है ब्राउन टिश्यू, ब्राउन एडिपोज टिश्यू। एक तरह का वसा हुआ जो गर्मी प्रदान करता है अब बच्चा को ठंडा से बचाता है। तो ठंडा से बचाने के लिए एडिपोज टिश्यू मस्ट है। हम लोग के त्वचा के नीचे, या कहिए जो ठंडे प्रदेशों में है, उनके त्वचा के नीचे एडिपोज टिश्यू होता है जो ठंडा से सुरक्षा प्रदान करता है। तो हो गया एडिपोज टिश्यू। किसमें? कनेक्टिव टिश्यू प्रोपर में दिखाए। पहला एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा एडिपोज टिश्यू, तीसरा देखते हैं व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, तो यह व्हाइट फाइबर का बना होता है। और इसमें कौन सा प्रोटीन रहता है? कोलेजन। कोलेजन नामक प्रोटीन होता है। यह अनइलास्टिक होता है, मतलब अप्रत्यास्थ। इसमें प्रत्यास्थता का गुण, लचीलापन का गुण नहीं होता है। इससे टेंडन का निर्माण होता है। टेंडन इससे, किससे? व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से टेंडन बनता है। और टेंडन का काम है बोन टू मसल्स को जोड़ना, मतलब बोन से मसल्स को जोड़ना। किसका काम? टेंडन का। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलता है इससे कि बोन को मसल से जोड़ता है कौन? टेंडन। और एक होता है येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। क्या नंबर? चौथा कनेक्टिव टिश्यू प्रोपर में ही देखते हैं, ध्यान रखेंगे। येलो कनेक्टिव टिश्यू, येलो फाइब्रस, येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू।
येलो फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू, तो यह येलो फाइबर का बना होता है। इसमें इलास्टिन नामक पदार्थ होता है, इलास्टिन, और यह लचीला होता है, लचीला मजबूत भी होगा, लचीला होता है, और इससे लिगामेंट का निर्माण होता है। लिगामेंट, ध्यान देंगे, लिगामेंट का काम है बोन टू बोन को जोड़ना, माने एक हड्डी से दूसरे हड्डी को जोड़ता है लिगामेंट। तो ये देखे येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। तो इस तरह से अभी हम लोग कनेक्टिव टिश्यू देख रहे थे। कनेक्टिव टिश्यू में पहला दिखा है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा एरियोलर, ये कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। यह था कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में कुछ टाइप्स। और अब देखते हैं स्केलेटल टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का ही याद करेंगे, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में ही था, कनेक्टिव टिश्यू में ही था स्केलेटल टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में पहला कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर और दूसरा स्केलेटल टिश्यू। तो स्केलेटल टिश्यू में देखिए स्केलेटल टिश्यू, जिसको हम कहते हैं कंकाल ऊतक। स्केलेटल टिश्यू को लिखते हैं कंकाल ऊतक। तो कंकाल ऊतक में दो चीज देखना है। पहला हो गया उपास्थि, जिसको कार्टिलेज कहते हैं, उपास्थि, इसको कहेंगे कार्टिलेज। और दूसरा है अस्थि, अस्थि को लिखते हैं बोन। तो कंकाल ऊतक दो तरह का हो गया, उपास्थि और अस्थि। अब देखते हैं एक एक करके। पहले देखें उपास्थि। उपास्थि, उपास्थि को लिखते हैं कार्टिलेज। उपास्थि यानी कार्टिलेज। तो उपास्थि के सेल को कहते हैं कॉन्ड्रियोब्लास्ट सेल। इंपॉर्टेंट है, उपास्थि के सेल को हम लोग कहते हैं कॉन्ड्रियोब्लास्ट सेल। कॉन्ड्रियोब्लास्ट सेल, कॉन्ड्रियोब्लास्ट सेल कहते हैं। और इसमें मैट्रिक्स होता है, जिसको कहते हैं आधार द्रव्य या द्रव्य। उसमें कॉन्ड्रिन नामक प्रोटीन होता है ना, और हड्डी का जहाँ ज्वाइंट है वहाँ पर उपास्थि पाई जाती है चिकना बनाने के लिए ना। ज्वाइंट को चिकना बनाने के लिए कार्टिलेज की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त देखिए, जैसे नाक के टिप पर यहाँ पर क्या है, कार्टिलेज है। श्वास नली में ट्रैकेल रिंग होता है, किसका बना होता है, तो कार्टिलेज का बना होता है। तो यह है कार्टिलेज। तो कार्टिलेज कंकाल ऊतक का एक पार्ट हो गया। तो उपास्थि के सेल को क्या कहेंगे, कॉन्ड्रियोब्लास्ट सेल। इसमें कौन सा, इसके मैट्रिक्स में मैंने द्रव्य में कौन सा प्रोटीन होता है, तो कॉन्ड्रिन नामक प्रोटीन होता है। इसका फंक्शन क्या है, तो हड्डी के ज्वाइंट को ये लचीला बनाना, मुलायम बनाना। और ये कहाँ पाया जाता है, तो ट्रैकेल रिंग में, हड्डी के ज्वाइंट पर, नाक के टिप पर। ये कान को इसको पीना कहते हैं। तो पीना किसका बना होता है, तो कार्टिलेज का बना होता है। और अब देखते हैं बोन, मतलब अस्थि। बोन को लिखते हैं अस्थि। तो ये बोन एक हार्ड पदार्थ होता है, और यह अंतः कंकाल होता है, कि अंदर से बॉडी को सपोर्ट देता है, सहारा देता है, और एक बॉडी को ढांचा देता है, वो है अस्थि। अस्थि का निर्माण होता है कैल्शियम फॉस्फेट। अस्थि किसका बना होता है, माने हड्डी, कैल्शियम फॉस्फेट सबसे ज्यादा रहता है, माने कि कहीं 85% तक कैल्शियम फॉस्फेट। इसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट,
कैल्शियम कार्बोनेट 10%। इसके बाद है कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम फ्लोराइड इत्यादि यौगिक पाए जाते हैं, लेकिन मुख्य है कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट। और हड्डी में अगर तत्व में देखा जाए तो सबसे अधिक होता है कैल्शियम। पूछता है कि हड्डी में कौन सा तत्व सबसे ज्यादा, तो कैल्शियम। और यौगिक के रूप में जो रहेगा कंपाउंड के रूप में तो कैल्शियम फॉस्फेट, तो यह सबसे ज्यादा तत्व है तो कैल्शियम। अब देखते हैं कि कैल्शियम सॉरी अस्थि में जो सेल पाया जाता है उसका नाम है ऑस्टियोब्लास्ट सेल। अस्थि किस सेल का बना होता है, तो ऑस्टियोब्लास्ट सेल, ऑस्टियोब्लास्ट सेल। इसके मैट्रिक्स में मैंने द्रव्य में एक प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम है ओसिन। प्रोटीन का नाम ओसिन है। ओसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है अस्थि में। अस्थि के सेल को कॉन्डियोब्लास्ट सेल कहते हैं। अस्थि का अगर हम लोग सेक्शन देखेंगे, माने उसका कटिंग, तो हड्डी में जब सेल देख रहे हैं कौन, कॉन्डियोब्लास्ट सेल, यह एक रचना से घिरा रहता है इस तरह से। इस रचना का नाम देते हैं लैकुना। क्या बोलते हैं, लैकुना। अब पूछ जाएगा कि लैकुना किससे संबंधित रचना है, तो बोन से। हालांकि उपास्थि में भी लैकुना पाया जाता है। कॉन्डियोब्लास्ट जो सेल होता है उसके चारों से घेरने वाला हो गया लैकुना, और यहाँ ऑस्टियोब्लास्ट सेल है और उसको घेरने वाला पार्ट लैकुना। तो इस तरह से एक मान लें कि लैकुना, यहाँ दूसरा लैकुना, इसको एक धागा से जोड़े रखता है। एक धागा जिस रचना न से लैकुना जुड़ा होता है, इस रचना का नाम है कैनालिकुली। इसी के द्वारा पोषण एक सेल से दूसरे सेल में जाता है। इसका नाम कैनालिकुली, कैनालिकुली। कैनालिकुली किस में होता है, तो हड्डी में रहता है। और याद रखें उपास्थि में भी इस तरह की रचना है। और इसमें एक विशेष एक नलिका टाइप का रचना होता है स्तनधारी की हड्डी में। इसका नाम है हैवर्सियन कैनाल। क्या नाम है, हैवर्सियन कैनाल। इसी में एक नली जैसी रचना होती है जिसका नाम है हैवर्सियन कैनाल। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है ये पूछ दिया कि मानव की हड्डी, मतलब स्तनधारी की हड्डी, पक्षी की हड्डी में क्या अंतर है। तो स्तनधारी की हड्डी में एक कैनाल पाया जाता है, एक नली जैसी रचना पाई जाती है जिसका नाम है हैवर्सियन कैनाल। लेकिन पक्षी के बोन में इस तरह की रचना नहीं है। तो इस तरह से भी देखें अस्थि और उपास्थि। तो कनेक्टिव टिश्यू में अभी हम लोग देखें कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, स्केलेटल सेल, दो हो गया कनेक्टिव टिश्यू में। और तीसरा है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तीसरा हो गया फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। इसको कहेंगे तरल संयोजी ऊतक। तरल संयोजी ऊतक। तरल संयोजी ऊतक कनेक्टिव टिश्यू में कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, स्केलेटल टिश्यू, दो चीज हो गया। अब फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, टिश्यू बहुत उपयोगी है। और ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड, लिम्फ वगैरह आता है। तो इसके बारे में फिर हम अगले क्लास में देखेंगे ना। आप लोग मेहनत कर रहे हैं, ध्यान से देख रहे हैं, इसके लिए थैंक यू वेरी मच।